नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का हायर एजुकेशन चैनल पर। देखिए, हम आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट के बारे में, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा यूनिट है जिससे कि एग्जाम में आपके हर बार प्रश्न आता है, और यहाँ पर ही आप लोग जो है इसी यूनिट में और रिसर्च के यूनिट में आप लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं, जिससे कि आप 40 प्लस स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट पेपर में नंबर कम रह जाता है और आप नेट या जेआरएफ होने से एक दो प्रश्न से चूक जाते हैं। तो इस बार आप लोग जो है पूरी तैयारी से लगिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और जो यहाँ पर बताया जाए उसको साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आप पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई और बेहतर होती जाएगी और आप जो है कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ आखिरकार होता क्या है, टीचिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वही उसका नाम ही है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अक्षमता। सबसे पहले बात आती है शिक्षण की। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों का सीखना सरल हो जाता है। यानी जो छात्र है, या छात्र मतलब जो सीखने वाला है, ठीक है, जो कोई सीख रहा है वो खुद एक छात्र ही रहता है, स्टूडेंट ही रहता है। तो अगर उसका सीखना सरल हो रहा है, जिस प्रक्रिया के तहत वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को आसानी से सीख पा रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शिक्षण। ठीक। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है। यानी अगर शिक्षा है, कोई मनुष्य शिक्षित है और वो समाज के लिए कोई समाज निर्माण का कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी शिक्षा क्या है? एक तरह से अपूर्ण है। अब अगर हम बात करें शिक्षा के व्यापक अर्थ में, तो हम लोग इसे कह सकते हैं, एक और इसकी परिभाषा, व्यापक अर्थ में इसकी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि वह सब सम्मिलित किया जाता है शिक्षण में जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता रहता है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ नया वो ज्ञान अर्जित करता रहता है। तो जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है वो क्या है? एक तरह से शिक्षण है। ठीक। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है। सिखाने का काम व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति से वो कुछ सीख रहा है या किसी वस्तु से वो कुछ सीख रहा है, तो सिखाने का काम कौन कर रहा है? या तो व्यक्ति कर रहा है या तो किसी वस्तु द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई हम लोग जानते हैं परिवार होती है। परिवार से वो सीखना शुरू करता है, बेसिक। फिर उसके बाद वो विद्यालय से और फिर समाज से कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके बाद फिर वो टेलीविजन, नाटक, या आजकल तो बहुत से माध्यम हो गए हैं, ठीक है, तो उन सब से कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तो मनुष्य क्या है? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, उसकी जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो वो क्या है? एक तरह से शिक्षण का कार्य है। अब देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि मनुष्य क्या है? किसी व्यक्ति से, वस्तु से, या समाज से, परिवार से, सबसे सीखता रहता है। तो इसको ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कि मनुष्य औपचारिक यानी फॉर्मल रूप में, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रूप में, और निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल रूप में माध्यम से कुछ सीखता है। वह क्या है? शिक्षण हो गया हमारा। ठीक है, इतना उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षण के प्रकार के रूप में। तो शिक्षण का क्या क्या प्रकार हो सकता है? तो देखिए, शिक्षण का यहाँ पर तीन प्रकार हम लोग मान के चल रहे हैं। एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक, और थर्ड है हस्तक्षेप रहित। अब पहला जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है, एक तंत्रात्मक है। उसमें क्या होता है? जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो मुख्य होता है, वो प्रधान होता है। यहाँ पर छात्र यानी स्टूडेंट जो है वो क्या होगा? वो गौण होगा। ठीक है, तो कौन प्रधान होगा? एक तंत्रात्मक में शिक्षक प्रधान होगा। अब इसके बाद अगला हमारा आता है लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोकतंत्रात्मक यानी सबकी भागीदारी बराबर। तो ये जो है ये मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, ये शिक्षण का कार्य। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का स्थान प्रमुख होता है। यानी शिक्षक और छात्र दोनों इसके लिए, इस शिक्षण के प्रकार में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसके बाद अगला हमारा है हस्तक्षेप रहित। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। छात्र और शिक्षक दोनों आपस में मित्रवत व्यवहार के रूप में रह, रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते हैं। अब बात आती है डिफिनीशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार के रूप में। तो देखिए, बहुत से शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी।
और एग्जाम में जो है इनसे पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दिया, या ये शिक्षा शास्त्री है, ये जो है इन्होंने क्या परिभाषा दिया था। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम आता है वो है रायसन्न का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षण के तीन प्रमुख बिंदु हैं। तीन प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? वो पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, और थर्ड है पाठ्य वस्तु। तो अगर इन तीनों को हम लोग क्या करें, आपस में मिला दें, यानी इनके बीच संबंध स्थापित कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षण का कार्य हो जाएगा, टीचिंग का कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, शिक्षक हुआ यानी टीचर हुआ, टीचर हुआ, उसके बाद शिक्षार्थी हुआ, स्टूडेंट हुआ, और पाठ्यवस्तु या जो हमारा सिलेबस है या जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा। अगर इन तीनों को का संबंध आपस में स्थापित कर दें तो वो रायसन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा हो जाएगी। अगला नाम जो आता है वो है थॉमस एम रिस्क का। ठीक है, थॉमस एम रिस्क, इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर आपको कुछ सीखने के लिए आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, कोई निर्देशित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षण की परिभाषा हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर आपको निर्देशन के रूप में कुछ सिखाया जा रहा है तो वो एक तरह से हम उसे शिक्षण के रूप में मान सकते हैं। अगला नाम जो आता है वो ह्यूजेज है। तो ह्यूजेज एंड ह्यूजेज ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना है, अर्थात जब तक कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, तब तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया, ठीक, और तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया, यानी जब तक वह सीखा नहीं गया। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ जब तक दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, जब तक कुछ नहीं दिया गया तब तक क्या करेंगे, आप द्वारा कुछ ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर कुछ आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है, और आप जो है मैं देना चाह रहा हूँ लेकिन मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, तो आप उसे कैसे ग्रहण करेंगे, नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो यही इन्होंने कहा कि तब तक कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए जब तक कुछ नहीं दिया गया तब तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया। ठीक है, इसी प्रकार तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया, यानी जब तक कुछ पढ़ाया ही नहीं गया तब तक कुछ सीखा ही नहीं जा सकता। तो इन्होंने, ह्यूजेज ने शिक्षण को अपने हिसाब से इस तरह परिभाषित किया है। अगला नाम आता है एन एल गेज का। एन एल गेज ने क्या कहा, एन एल गेज ने कहा कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। यानी अगर आप अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से किसी के व्यवहार में, किसी की क्षमता में, ठीक है, कोई परिवर्तन ला रहे हैं, तो क्या करना है, अब माना जाएगा कि आप जो है शिक्षण का कार्य आप कर ले जा रहे हैं। यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और उसकी क्षमता में परिवर्तन लाना। तो एनएल गेज ने इसको इस तरह से परिभाषित किया। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है बी एफ स्किनर का। ठीक है, तो स्किनर ने क्या बताया कि शिक्षण जो है वो पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो स्किनर ने बहुत छोटी सी परिभाषा दी कि पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम क्या है, वो शिक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है योकम और सिम्पसन का। ठीक है, योकम और सिम्पसन, इन्होंने कहा कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। यानी समाज में, जैसे कहा जा सकता है कि समाज में जो है जो अपरिपक्व है, यानी एक तरह से कि वो शिक्षित नहीं है या आपसे कम उम्र का है, आपके सामने वो अपरिपक्व है, और आप उसको जीवन के साथ समाज में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, जीवन प्लस समाज, समाज में आपको कैसे रहना है, कैसे जीवन स्थापित करना है, तो आपको क्या करेगा वो समूह या उस समाज में रहने वाले लोग, जो सिखाएंगे, जो कुछ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा योकम और सिम्पसन ने कि जिसके द्वारा समूह के लोग, यानी शिक्षण के द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं, वो क्या हो जाएगा, शिक्षण की प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट नाम आता है बर्टन का। ठीक है, बर्टन ने क्या कहा है, बर्टन ने कहा कि शिक्षण सीखने के लिए दो दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ सीखने के लिए आपको प्रेरणा दी जाती है, आपको डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, और आपको उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बर्टन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट नाम आता है स्मिथ का। तो स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यानी शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है,
इन्होंने शिक्षण को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो आप अगर संभव होगा इसको नोट कर लीजिएगा, याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन हमेशा जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अच्छे शिक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है कि शिक्षण जो है वो सुनियोजित होना चाहिए, यानी व्यवस्थित सुनियोजित होना चाहिए। पहले से ही आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं उसकी पूरी योजनाबद्ध होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, शिक्षण की विशेषता। दूसरे में है सुझावात्मक होना चाहिए, यानी आपको सुझाव देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी शिक्षण में आपको दया और सहानुभूति का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप शिक्षा जो है एकदम कठोर होकर के या सहन। चलिए तो नेक्स्ट हमने क्या देखा कि शिक्षण की विशेषताओं में क्या एक प्रमुख होना चाहिए, प्रेरणादायक शिक्षण का कार्य होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि शिक्षण की विशेषताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, यानी किसमें कैसा गुण है, किस कैसी विभिन्नताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी सबके लिए समान। शिक्षण का कार्य प्रगतिशील होना चाहिए, यानी प्रगतिशील रहेगा तो आप जो है विकास करेंगे। ठीक है, अगला है निर्देशात्मक होना चाहिए, शिक्षण का कार्य निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि शिक्षण की विशेषताओं के रूप में थे। अब हम आगे देख लें शिक्षण के उद्देश्य और महत्व। आखिरकार शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, किस लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है और उसका क्या महत्व होता है जीवन में। तो शिक्षण जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, यानी जो बालक है या शिक्षार्थी है उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा, तो उसे शिक्षा देकर परिवर्तन होगा। तो शिक्षण क्या हो जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया हो जाएगा। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी अगर आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, शिक्षण करने का उद्देश्य है कि आप आखिरकार किस लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई न कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए, कोई न कोई उसका टारगेट या गोल होना चाहिए, ठीक है, जिसे आप हासिल करने के लिए शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इससे समाज का विकास होता है, यानी अगर आप समाज में रह रहे हैं, सामाजिक प्रक्रिया, आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं उससे क्या होगा कि समाज का विकास होगा। समाज में जो है जब शिक्षा आपका जो समाज शिक्षित रहेगा तो आपका समाज जो है बेहतर रहेगा। व्यवसायिक प्रक्रिया है, शिक्षण का कार्य एक तरह से व्यवसायिक भी है। लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षण का कार्य करते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। यह तार्किक प्रक्रिया भी है, जिससे तर्क करने का गुण भी विकसित होता है, यानी अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होगा। आप जो है किसी से प्रश्न पूछ पाएंगे या तर्क वितर्क में आप जो है भाग लेंगे। तो एक तरह से ये भी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा शिक्षा की परिभाषाएं, कुछ प्रमुख शिक्षार्थी थे और शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से शिक्षण की परिभाषाएं दी, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने शिक्षण के प्रकार के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि शिक्षण का क्या विशेषताएं होती हैं और शिक्षण का क्या उद्देश्य या महत्व होता है, किस लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से जो है कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में आप लोगों को मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा फर्स्ट पेपर का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा नोट्स के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्या रहेगा। आपसे ईमेल आईडी या आपका व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।